पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क सासान में एक ताजर रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम आरिस था। आरिस था तो ताजर का बेटा, लेकिन उसे शहजादों की तरह रहने का बहुत शौक़ था। इसीलिए वो लिबास भी शहजादों की तरह पहनता था और सर पर एक हीरो का बना हुआ ताज भी पहने रखता था। ताजर जो कि बेहद मालदार था और उसके काफ़िले दूर दूर के मुल्कों में आते जाते रहते थे, इसलिए आरिस को खुद कमाने की फ़िक्र ना थी। वो बस शहज़ादा बनकर घोड़े पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने में मसरूफ़ रहता था। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दे रखा था कि वो उसे ताजर ज़्यादा कहने की बजाय शहज़ादा आरिस कहा करें, इसलिए उसके सारे साथी उसे शहज़ादा आरिस ही कहते थे। एक रोज़ आरिस अपने साथियों से बिछड़कर शिकार करता हुआ बहुत दूर निकल गया। वो एक हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ा था, लेकिन जब काफ़ी आगे जाकर हिरन भी उसकी नज़रों से गायब हो गया। लेकिन दूर दूर तक घोड़ा दौड़ाने और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाने के बावजूद भी उसे अपना कोई भी साथी नज़र नहीं आया। फिर उसने सोचा कि जंगल से निकलकर किसी आबादी की तरफ जाया जाए ताकि वो अपने शहर का पता मालूम करके वहाँ सही सलामत पहुँच सके, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथी भी उसे तलाश करने के बाद आखिरकार अपने घरों में चले जाएंगे। अभी वो किसी आबादी की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक एक मोटा और मजबूत सा रस्सा एक दरख्त की जानिब से उसकी तरफ आया और पलक झपकते ही वो उसकी गर्दन में घूम गया और खुद ब खुद उसे गांठ भी लग गई। झटका लगते ही आरिस का जिस्म खुद ब खुद ऊपर उठता हुआ चला गया और घोड़ा भी तेज़ी से दौड़ता हुआ उसके नीचे से निकल गया। आरिस की ज़ोरदार चीख निकली और उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट गया हो, लेकिन उसने खुद को मरने से बचाने के लिए कोशिश करते हुए दोनों हाथों से रस्से को पकड़ लिया था। इससे उसकी गर्दन का दबाव कम हो गया और उसका सांस बहाल हो गया। अब वो सोच भी सकता था और देख भी सकता था। उसने देखा कि रस्सी का दूसरा सिरा आसमानों से लटकता हुआ कहीं गायब हो गया था और वो उस रस्से से हवा में लटकता हुआ तेज़ी से एक सिमत चला जा रहा था। यूँ लगता था कि जैसे आसमानों में से कोई देव उसे पकड़कर तेज़ी से कहीं घसीटता हुआ ले जा रहा हो। आरिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो कौन हो सकता है और उसने क्यों उसे रस्से में जकड़ा है, लेकिन कोई नज़र भी नहीं आ रहा था कि जिससे आरिस पूछता। वो तो बस तेज़ी से फ़ज़ा में लटकता हुआ चला जा रहा था। उसने देखा तो जंगल ख़त्म हो गया था और अब वो एक मैदान के ऊपर उड़ा चला जा रहा था और दरख्तों की चोटियाँ नज़र आ रही थी। फिर रस्सा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। यूँ लगता था कि जैसे आसमानों में बादलों के अंदर जिसने भी वो रस्सा पकड़ रखा था उसकी किसी से लड़ाई हो रही थी। फिर अचानक वो एक ज़ोरदार झटके से ऊपर से नीचे ज़मीन पर जा गिरा और इस तरह नीचे गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। उसके ऊपर से नीचे गिरने और इस तरह चोट लगने की वजह से उसके मुंह से बेअख्तियार चीखें निकलने लगी, लेकिन उसने रस्से को दोनों हाथों से वैसे ही पकड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो रस्से को छोड़ देता तो झटके की वजह से उसका दम घुट जाता और वो वहीं पर मर जाता। लेकिन ज़मीन पर पड़े पड़े चंद लम्हे बाद वो रस्सा खुद ब खुद ढीला हो गया और आरिस ने एक हैरत अंगेज़ वाक़या देखा। उसने देखा कि रस्से के दूसरे सिरे पर जो बादलों में गायब हो रहा था उसके साथ कोई साया नीचे आने लगा। क्योंकि वो साया बहुत ऊंचा था इसलिए आरिस उसे पहचान न सका, लेकिन जैसे ही वो साया नीचे आया तो आरिस ने उसे पहचान लिया। ये एक बहुत खूबसूरत परी थी जो रस्से का सिरा पकड़े उड़ती हुई नीचे चली आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही थी रस्से की लंबाई खुद ब खुद कम होती जा रही थी और रस्से का दूसरा सिरा भी परी के हाथ में गायब होता जा रहा था। आरिस उस रस्से को मजबूती से पकड़कर हैरत से उस परी को नीचे आते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो परी नीचे ज़मीन पर उतर आई और उसके हाथ में और आरिस के हाथ में मौजूद रस्सा वो फ़ौरन गायब हो गया और उसके बाद आरिस को यूँ महसूस हुआ कि जैसे उसकी कमर में महसूस होने वाला वो शदीद दर्द वो भी गायब हो गया। आरिस फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। परी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बहुत शुक्रिया अच्छी परी, लेकिन ये रस्सा कैसा था? आरिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम सानिया परी है, तुम कौन हो? परी ने पूछा। मैं इस मुल्क का शहज़ादा आरिस हूँ, आरिस ने जवाब दिया। परी शहज़ादे का जवाब सुनकर चौंक पड़ी। ओह, तुम शहज़ादे हो? फिर तो तुम इस शहज़ादे परी की मदद कर सकते हो। सोनिया परी, वो कौन है? आरिस ने हैरान होकर पूछा। सुनो शहज़ादे, मैं कोहे काफ की शहज़ादी परी की ख़ास कनीज़ हूँ। शहज़ादी परी पिछले 2 सालों से शदीद बीमार है और कोहे काफ के हकीमों ने उसका बहुत इलाज किया। चनाचे कोहे काफ के बादशाह ने एक बहुत बड़े नजूमी को बुलाकर शहज़ादी के बारे में पूछा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि शहज़ादी को ये बीमारी एक जंगल में ख़ास फूल सूंघने की वजह से हुई है और अब शहज़ादी को सिर्फ एक ही सूरत में आराम आ सकता है कि उसे चांदनी फूल की खुशबू सूंघाई जाए और ये फूल एक रासिब जादूगर के कब्ज़े में है।
اور وہ جادوگر ایک ویران پہاڑی کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ اس نے جادو کے زور سے اپنے محل کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر رکھا ہے کہ اس کا محل کسی کو نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی اس کے محل میں اندر داخل ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو یہ راسب جادوگر اندر آنے کی اجازت دے۔ لیکن راسب جادوگر سخت تنہائی پسند جادوگر ہے۔ وہ نہ خود محل سے باہر آتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے محل میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نجومی نے یہ بتایا ہے کہ کوئی شہزادہ ہی اس کے محل میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عقلمند شہزادوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور شہزادہ اسے اس بات پر راضی کرے کہ وہ چاندنی پھول دے دے تو پھر ہی شہزادی کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس پر شہنشاہ کوہ کاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی راسب جادوگر سے وہ چاندنی پھول لے کر آئے گا اس کی شہزادی پری سے شادی کر دی جائے گی اور اسے کوہ کاف کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ اعلان سنتے ہی بہت سے شہزادوں نے اس پھول کو پانے کی کوشش کی، لیکن کوئی شہزادہ بھی راسب جادوگر کے محل میں داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ راسب جادوگر ہر شہزادے سے 2 سوال کرتا ہے، اور اگر کوئی شہزادہ اس کے سوالوں کے جواب دے دے تو وہ اسے عقلمند تسلیم کرتا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے اس نے محل کے اندر جانے کی کسی شہزادے کو اجازت نہیں دی، اور شہزادی کی جان کو بے حد خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں کسی شہزادے کی تلاش میں نکلی تو راستے میں نے ایک دیو کو رسے سے باندھ کر تمہیں لے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیو بہت ظالم دیو ہے، وہ تمہیں کھانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ اس جادو کے رسے سے انسانوں کو اسی طرح باندھ کر لے جاتا ہے اور اپنی غار میں لے جا کر کھا جاتا ہے۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تم پر ترس آ گیا اور میں نے ڈانٹ کر اس سے رسہ لے لیا، کیونکہ میں شہزادی پری کی خاص کنیز ہوں۔ اس لیے اس نے میری بات مان لی اور وہ رسہ دے کر چلا گیا۔ اب تم بتاؤ، کیا شہزادی پری کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ بالکل، میں شہزادی پری کی مدد ضرور کروں گا، لیکن میں اس راسب جادوگر تک پہنچوں گا کیسے؟ آرس نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، تو فوراً مجھے وہاں پہنچا دو۔ آرس نے کہا۔ سونیا پری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرندے کے ساتھ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہو۔ کافی دیر ہوا میں اڑنے کے بعد اس کے پیروں نیچے زمین آ گئی۔ آنکھیں کھول تو شہزادے آرس اسے سونیا پری کی آواز سنائی دی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑوں کے درمیان کھڑا تھا اور وہاں پر کوئی محل نہیں تھا۔ سامنے کہیں راسب جادوگر کا محل ہے۔ میں واپس جا رہی ہوں۔ میرے واپس جانے کے بعد تم راسب جادوگر کو آواز دینا اور اسے کہنا کہ وہ تمہیں محل میں اندر آنے کی اجازت دے۔ اس پر راسب جادوگر ظاہر ہو جائے گا۔ سونیا پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آرس نے ہاں میں گردن ہلا دی اور پھر سونیا پری اڑتی ہوئی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ راسب جادوگر، میں شہزادہ آرس ہوں، مجھے اپنے محل میں آنے کی اجازت دو۔ پری کے جاتے ہی آرس نے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ابھی اس نے 2-4 ہی آوازیں لگائی ہوں گی کہ ایک لمبا سا اور دبلا پتلا آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے بدن پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا، اس کی آنکھوں میں بے حد جلال تھا اور چہرے پر بے حد غصہ۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو جھوٹے انسان؟ تم شہزادے نہیں ہو، پھر کیوں اپنے آپ کو شہزادہ کہہ رہے ہو؟ اس آنے والے نے، جس کا نام راسب جادوگر تھا، چیختے ہوئے کہا۔ آرس نے کہا، تمہارا نام راسب جادوگر ہے؟ ہاں، میرا نام راسب جادوگر ہے اور مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ راسب جادوگر نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میری بات سنو راسب جادوگر، کیا تم پیدائشی جادوگر ہو یا تم نے جادو کہیں سے سیکھا ہے؟ پیدائشی جادوگر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جادو سیکھا اور میں جادوگر بن گیا۔ آرس جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو، میں نے بھی تمہاری طرح شہزادگی سیکھی اور شہزادہ بن گیا، پھر یہ جھوٹ کیسے ہوا؟ آرس نے جواب دیا تو راسب جادوگر حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شہزادگی کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ شہزادہ تو پیدائشی شہزادہ ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ راسب جادوگر نے کہا، ہاں بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شہزادگی سیکھ لے تو وہ بھی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو شہزادہ کہہ سکتا ہے۔ شہزادگی عقل مندی کو کہتے ہیں۔ عقل مندی، ہمدردی، بہادری، سخاوت، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب شہزادوں کے اوصاف ہوتے ہیں اور انہیں شہزادگی ہی کہتے ہیں۔ بہادر بھی ہوں اور سخی بھی، اور میرے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہے، اس لیے میں بھی شہزادہ ہوں۔ آرس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو تم نے نئی بات بتائی ہے، لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ مجھے کوئی ثبوت چاہیے۔ راسب جادوگر نے کہا، دیکھو، میں نے شہزادی پری کو کبھی نہیں دیکھا، مجھے بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسے آرام اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب کوئی راسب جادوگر کے محل میں جا کر اسے چاندنی پھول لے آئے۔
चनाचे मैं फ़ौरन शहज़ादी की मदद करने के लिए चल पड़ा। मैंने शहज़ादी से हमदर्दी की और अब उसकी मदद कर रहा हूँ, आरिस ने जवाब देते हुए कहा। चलो ठीक है, ये सब मैंने मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास अक्लमंदी और बहादुरी का क्या सबूत है? रासिब जादूगर ने कहा। मैंने सुना है कि तुम शहज़ादों से 2 सवाल करते हो और जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे दे तुम उसे अक्लमंद तस्लीम कर लेते हो। चनाचे तुम मुझसे भी वो 2 सवाल करके देख लो। अगर मैंने उन 2 सवालों के जवाब दे दिए तो तुम मुझे अक्लमंद तस्लीम कर लेना, और रही बहादुरी की बात तो तुम जिस तरह चाहो मुझे आजमा लो, आरिस ने जवाब देते हुए कहा। बहुत खूब, तुमने वाकई ही मुझे कायल कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी अक्लमंदी का इम्तहान ज़रूर लूँगा। और जहाँ तक बहादुरी की बात है तो चांदनी फूल बेशक मेरी मलकियत है, लेकिन उसे कोई बहादुर आदमी ही हासिल कर सकता है, और इस तरह तुम्हारी बहादुरी का पता चल जाएगा, रासिब जादूगर ने कहा। आरिस ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आरिस ने कहा। मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सा दरख्त है जो सिर्फ एक बार ही फल देता है, इसका कोई बीज भी नहीं होता और ना ही उसकी कलम लगाई जाती है, और वो फिर भी पूरी दुनिया में मौजूद है, रासिब जादूगर ने कहा। और आरिस उसका जवाब सुनकर बेअख्तियार हंस पड़ा। ये तो तुमने बच्चों जैसा सवाल पूछा है रासिब जादूगर, मैं तो सोच रहा था कि न जाने तुम कितना मुश्किल सवाल पूछोगे, आरिस ने हंसते हुए जवाब दिया। आज तक कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका जिसे तुम बच्चों जैसा सवाल कह रहे हो। तो सुनो अपने सवाल का जवाब। ये सिर्फ केले का दरख्त है, ये सिर्फ एक बार ही फल देता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, इसका बीज भी नहीं होता और ना ही इसकी कलम लगाई जा सकती है। जब केले का दरख्त फल देकर सूख जाता है तो उसकी जड़ में से खुद ब खुद दूसरा पौधा निकल आता है और वो बड़ा होकर फल देता है, और इस तरह हर साल एक नया पौधा उगता है, आरिस ने जवाब देते हुए कहा। शाबाश, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो, तुमने जवाब ठीक दिया है, रासिब जादूगर ने खुश होकर कहा। अच्छा, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुसलसल खर्च होती रहती है, इसके बावजूद भी ख़त्म नहीं होती? रासिब जादूगर ने सवाल करते हुए कहा। इसका जवाब है हवा, क्योंकि इसे इंसान और जानवर खर्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होती, आरिस ने फ़ौरन जवाब दिया। ओह, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो, अब मैं तुम्हें पहचान गया, रासिब जादूगर ने कहा। आओ मेरे साथ मेरे महल में, रासिब जादूगर ने खुश होते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे आरिस को सामने एक महल नज़र आ गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। रासिब जादूगर आरिस का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। अंदर जाके आरिस ने पूछा कि वो चांदनी फूल कहाँ है, वो मुझे दो ताकि मैं ले जाकर शहज़ादी परी को दे सकूं और वो सेहतयाब हो सके, रासिब जादूगर ने कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये फूल एक बहादुर ही हासिल कर सकता है। ये फूल मेरे बाग के अंदर एक कुएं की तह में है, लेकिन उसकी तह में कोई उतर नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत ख़तरनाक सांप रहते हैं जिनकी फुनकार से आग के शोले निकलते रहते हैं। इसलिए जो भी उसमें उतरने की कोशिश करता है फ़ौरन जलकर राख हो जाता है, और अगर कोई सांपों को हलाक कर भी दे और कुएं में उतर जाए तो कुएं का मुंह फ़ौरन बंद हो जाता है और वो फूल गायब हो जाता है। अब बताओ तुम वो फूल कैसे हासिल करोगे, रासिब जादूगर ने सवाल किया। तुम बस मुझे उस कुएं तक ले जाओ, मैं वहाँ पहुँच कर ही फैसला करूँगा। ठीक है, आओ मेरे साथ चलो, रासिब जादूगर ने कहा, और फिर वो आरिस को लेकर अपने एक खूबसूरत बाग में कुएं के पास पहुंच गया। बाग बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल शाही बाग की तरह। आरिस ने कुएं में झांक कर देखा तो कुआं वाकई बहुत गहरा था जिसकी तह में रोशनी हो रही थी। ये कुएं की तह में रोशनी कैसी, आरिस ने रासिब जादूगर से पूछा। यह चांदनी फूल की रोशनी है, रासिब जादूगर ने जवाब दिया, और उसी वक्त कुएं के अंदर से खौफनाक फुनकारें सुनाई देने लगीं और उसके साथ ही आग के शोले ऊपर तक आने लगे। आरिस फ़ौरन पीछे हट गया और वो सोच रहा था कि वो फूल को कैसे हासिल करे। आरिस ने कहा कि अगर मुझे फूल नज़र आ जाए तो मैं उसे हासिल करने की कोई तरकीब सोच सकता हूँ। ये कुआं इतना गहरा है कि मुझे इसका फूल भी नज़र नहीं आ रहा, आरिस ने कहा। यह कौन सी मुश्किल बात है, मैं इसका भी बंदोबस्त कर सकता हूँ, रासिब जादूगर ने कहा। उसके साथ ही रासिब जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर आरिस की आंखों पर फेरा तो उसकी नज़र इतनी तेज़ हो गई। उसने जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुएं की तह में एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का फूल नज़र आ रहा था जिसके अंदर से चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। तुम्हें मालूम है कि उस देव के पास इतना लंबा रस्सा है जो आसमान से ज़मीन तक है, आरिस ने रासिब जादूगर से पूछा। हाँ, देखा क्या, मैंने ही वो रस्सा उसे दिया था क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है। उसने मुझसे फरमाइश की थी कि वो उस रस्से से जंगल में शिकार खेला करेगा, रासिब जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो वो इंसानों का शिकार खेला करता है, आरिस ने कहा। तुम ये क्या कह रही हो, क्या वाकई वो जालिम हो गया है? मुझे तो उससे मिले हुए अरसा हो गया है,
रासिब जादूगर ने हैरान होते हुए कहा, और फिर आरिस ने अपना सारा वाक़या रासिब जादूगर को सुना दिया। अगर ये बात है तो मैं इसी लम्हे उससे वो रस्सा वापस ले लेता हूँ। रासिब जादूगर ने ये कहा और अपने दोनों हाथ फ़ज़ा में उठा दिए और ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। और फिर उसी लम्हे आसमान में एक ज़ोरदार गरज हुई और एक छोटा सा रस्सा रासिब जादूगर के कदमों में आ गिरा। और रासिब जादूगर ने वो रस्सा फ़ौरन उठा लिया, जो बिल्कुल छोटा सा था, जबकि ये तो वो रस्सा नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा है और वो बहुत लंबा था। आरिस ने कहा, जादूगर ने कहा कि ये रस्सा देखने में छोटा है, लेकिन ये जितना चाहो उतना लंबा हो सकता है और जब चाहो छोटा हो सकता है। ये सामरी जादूगर का रस्सा है जिसने मुझे तोहफे में दिया था। इसकी एक सिफत ये है कि इसे जिसकी तरफ फेंको, इसका दूसरा सिरा खुद ब खुद उसे लिपट जाता है और इसमें मजबूत गांठ खुद ब खुद लग जाती है। जादूगर ने कहा, सामरी जादूगर का रस्सा, फिर तो इस पर आग भी असर नहीं करती होगी। आरिस ने कहा, हाँ, आग ना पानी, ना कोई तलवार, ना खंजर, ना कोई छुरी इसे काट सकती है। रासिब जादूगर ने कहा। आरिस ने कहा, तो क्या आर्जी तौर पर तुम ये रस्सा मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जादूगर ने हैरान होते हुए पूछा, तुम इसका क्या करोगे? आरिस बोला, तुम मुझे दो तो सही। जादूगर ने रस्सा आरिस को दे दिया और फिर बोला, लेकिन तुम इसे मेरे महल से बाहर नहीं ले जा सकते, यह गायब हो जाएगा। आरिस ने जल्दी से रस्सा पकड़ लिया और फिर उसका एक सिरा कुएं में डाल दिया और दूसरा सिरा अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। ऐ रस्से, तुम कुएं की तह में जाकर चांदनी फूल से लिपट जाओ और जैसे ही मैं तुम्हें खींचूं तुम छोटे होते जाना। आरिस ने ऊंची आवाज़ में कहा और साथ ही वो कुएं में झांकने लगा। क्योंकि अब उसकी नज़र बहुत तेज़ हो चुकी थी, इसलिए दूसरा सिरा इंतहाई तेज़ी से नीचे कुएं की तह में जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। नीचे मौजूद सांपों ने फुनकारें मारी, शोले निकले और रस्से से टकराए, लेकिन रस्से में आग ना लगी। और फिर देखते ही देखते वो जाकर फूल के निचले हिस्से में लिपट गया और खुद ब खुद गांठ लग गई। उसी लम्हे आरिस ने रस्से को ज़ोरदार झटका दिया और वह फूल टूट गया। उसके साथ ही रस्सा तेज़ी से छोटा होता हुआ चला आया। सांपों की फुनकारें और आग के शोले भी रस्से पर कोई असर नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते वो फूल बाहर आ गया और आरिस ने फ़ौरन उसे हाथ में पकड़ लिया। अब रस्सा पहले की तरह छोटा हो गया था। रासिब जादूगर हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। ये लो रासिब जादूगर, तुम्हारा रस्सा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने देखा, मैंने कुएं में उतरे बगैर वो चांदनी फूल हासिल कर लिया। आरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो, लेकिन सुन लो, तुम्हारे ये फूल ले जाने के बावजूद भी कोहे काफ का बादशाह तुम्हारी शादी शहजादी से कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ उस ज़ात से ही शहजादी परी की शादी कर सकता है जो सचमुच में शहजादा हो, सिर्फ नाम का शहजादा ना हो। तुम हमदर्द भी हो, अक्लमंद भी और बहादुर भी। रासिब जादूगर ने कहा और आरिस के मुंह पर मायूसी के असरात फैल गए। वो तो इसलिए खुश हो रहा था कि चांदनी फूल हासिल करने के बाद वो शहजादी परी से शादी कर लेगा और कोहे काफ का बादशाह बन जाएगा। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो किसी बादशाह का बेटा नहीं था, बस एक ताजर का बेटा था। कोई बात नहीं, लेकिन शहजादी परी तो सेहतयाब हो जाएगी। आरिस ने जवाब दिया। बहुत खूब, तुम्हारे इस जवाब ने मुझे खुश कर दिया। रासिब जादूगर ने खुश होकर कहा, इसका मतलब है तुम वाकई लोगों की मदद करने वाले हमदर्द इंसान हो। सुनो, मैं इसी वक्त तुम्हें असली शहजादा बना देता हूँ। इसके साथ ही रासिब जादूगर ने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर उन्हें अजीबी तरीके से घुमाने लगा। साथ ही साथ वो कोई मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। फिर उसने अचानक दोनों हाथों को नीचे झटक दिया और अपनी आंखें खोल दी और वह खुश होकर बोला, मुबारक हो आरिस, अब तुम नकली शहजादे नहीं रहे, असली शहजादे बन गए हो। अब शहंशाह कौफ को शहजादी परी से तुम्हारी शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। रासिब जादूगर ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मैं यहाँ खड़े खड़े कैसे शहजादा बन गया? आरिस ने हैरान होकर पूछा। सुनो, तुम्हारे मुल्क सासान के बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। रासिब जादूगर ने कहा। हाँ, मगर फिर क्या हुआ? आरिस ने पूछा। तो सुनो, बादशाह मर चुका है और तुम्हारे मुल्क में ये रिवाज है कि जब कोई बादशाह बे औलाद मर जाता है तो सारी आवाम को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है और हुमा परिंदे को उड़ा दिया जाता है और जिस पर वो हुमा परिंदा बैठता है उसे बादशाह बना दिया जाता है। और अब तुम्हारे मुल्क की सारी आवाम उस मैदान में जमा है। मैंने सब कुछ यहाँ खड़े खड़े देख लिया है। उनमें तुम्हारा बाप भी शामिल था और हुमा परिंदे को उड़ा दिया था। वो सिपा सलार के सर पर बैठ रहा था, लेकिन मैंने जादू के ज़ोर से उसे तुम्हारे बाप के सर पर बैठने पर मजबूर कर दिया और अब तुम्हारा बाप मुल्क का बादशाह बन गया है। चूँकि तुम्हारा बाप अब मुल्क का बादशाह है और अब तुम सचमुच के शहजादे बन गए हो। रासिब जादूगर ने यह बताया तो आरिस खुशी के मारे उछल पड़ा और उसने रासिब जादूगर का शुक्रिया अदा किया
جس نے اسے نقلی شہزادے سے اصلی شہزادہ بنا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جیسے اچھے انسان کو شہزادہ ضرور بننا چاہیے۔ آؤ اب میں تمہیں کوہکاف لے چلوں، راسب جادوگر نے کہا، اور اس نے شہزادے آرس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ شہزادے آرس نے آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی لمحے اسے پھر یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور جیسے بہت تیزی سے ہوا میں اڑتا ہوا چلا جا رہا ہو، اور ساتھ ہی اس نے چاندنی پھول کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اب آنکھیں کھول دو، راسب جادوگر کی آواز سنائی دی، اور شہزادے آرس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت ایک علاقے میں کھڑا ہے اور سامنے ہی ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ وہاں بہت سے دیو بھی تھے اور پریاں بھی۔ ساسان کے بادشاہ سے جا کر کہو کہ شہزادہ آرس چاندنی پھول لے آیا ہے، راسب جادوگر نے دربان دیو سے کہا۔ دیو خوشی سے اچھل پڑا، اور جب بادشاہ کو اس کی خبر ملی تو وہ خود محل کے دروازے پر آیا اور انتہائی خوشی اور ادب کے ساتھ شہزادے آرس اور راسب جادوگر کو اپنے محل میں لے گیا۔ کمرے میں ایک طرف شہزادی لیٹی ہوئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ شہزادہ آرس چاندنی پھول لے آیا ہے تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے شاہی حکیم کو بلا لیا۔ شاہی حکیم نے شہزادے آرس سے وہ چاندنی پھول لے کر شہزادی کے ناک سے لگا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی پری کا چہرہ ہلدی کی طرح جو پیلا پڑا ہوا تھا وہ سرخ ہوتا چلا گیا، اور اس کی بیماری دور ہو گئی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ شہزادی پری کے صحت یاب ہونے پر کوہ کاف میں 7 دن تک جشن منایا گیا۔ راسب جادوگر نے آرس جادوگر کی عقل مندی اور اس کی بہادری کی باتیں سنائیں تو شہنشاہ بہت خوش ہوا، اور اس نے شہزادے آرس اور شہزادی پری کی شادی کا اعلان کر دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادے آرس کو کچھ ہی دنوں بعد کوہ کاف کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ شہزادہ آرس شادی کے بعد جب اپنی بیوی کو لے کر اپنے ملک واپس گیا تو اس کا باپ واقعی بادشاہ بنا ہوا تھا، اور اس کے باپ کو جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے بھی شہزادے کے حق میں اپنا سارا تخت و تاج چھوڑ دیا، اور اس طرح شہزادہ آرس ملک ساسان کا بھی بادشاہ بن گیا۔ اور پھر وہ دونوں شہزادہ آرس اور شہزادی پری خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔